18 जनवरी 2000 को केमर फंड्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार रॉबर्ट फ्रोलिच ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह घोषित किया। यह एक नई विश्व व्यवस्था है। हम देखते हैं कि लोग सही कंपनियों को त्याग देते हैं क्योंकि उनके शेयर की कीमत बहुत अधिक होती है। यह निवेशक द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। 10 अप्रैल 2000 को बिजनेस वीक पर जेफरी एम एप्पलगेट फिर लेमन ब्रदर्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार ने अशिष्टता से पूछा, क्या शेयर बाजार 2 साल पहले से आज खतरे में है क्योंकि कीमतें अधिक है? जवाब ना है। लेकिन जवाब हाँ है। यह हमेशा रहा है, यह हमेशा रहेगा। और जब ग्राहम ने पूछा, क्या इस तरह की अशक्तता निर्दोष हो सकती है, वह जानते थे कि उस प्रश्न का कोई शाश्वत उत्तर नहीं हो सकता है। एक क्रोधित यूनानी भगवान की तरह शेयर बाजार ने उन सभी को कुचल दिया जो इस बात पर विश्वास करते थे कि 1990 के उत्तरार्ध के उच्च रिटर्न किसी प्रकार का दिव्य वरदान था। देखें कि लैंडिस, फ्रोइलिक और एप्पलगेट द्वारा किए गए पूर्वानुमानों का क्या हुआ। 2000 से 2002 तक लैंडिस के पालतू वायरलेस शेयरों का सबसे स्थिर नोकिया 67% गिर गया, जबकि सबसे खराब विन स्टार कम्युनिकेशन 99.9% गिर गया। फ्रोइच के पसंदीदा शेयर सिस्को सिस्टम्स और मोटोरोला 2002 के अंत तक 70% से अधिक गिर गए। निवेशकों को अकेले सिस्को पर $400 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो कि हांगकांग, इजराइल, कुवैत और सिंगापुर के संयुक्त आर्थिक उत्पादन से अधिक था। अप्रैल 2000 में जब एप्पलगेट ने उदारवादी सवाल पूछा तो डॉक्टर जोन्स इंडस्ट्रीज 11,187 पर, नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स 4,446 पर था। 2002 के अंत तक डाउ 8300 के स्तर के आसपास घूम रहा था, जबकि नास्डैक लगभग सबसे निचले स्तर 1300 पर अपने सभी लाभों को खत्म करके औंधे मुंह गिर गया था। निष्कर्ष यह रहा कि जो जितनी स्पीड से ऊंचा गया वह उतनी ही स्पीड से नीचे गिरा। इस प्रकार के शेयर के लिए स्थायी प्रतिरक्षा के रूप में ग्राहम बुद्धिमान निवेशक से कुछ सरल संदिग्ध सवाल पूछने का आग्रह करते हैं। शेयरों का भविष्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए? जब प्रत्येक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टॉक की गारंटी है, तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं होगी? जब एक बार ऐसा होता है तो भविष्य में कैसे संभवतः उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं? ग्राहम के जवाब हमेशा से तर्क और सामान्य ज्ञान में निहित है। किसी भी निवेश का मूल्य हमेशा इसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का एक कार्य होना चाहिए। 1990 के दशक के अंत तक मुद्रास्फीति दूर हो गई थी, कारपोरेट लाभ तेजी से बढ़ रहे थे और अधिकांश दुनिया शांति में थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था, न ही इसका मतलब यह हो सकता था कि शेयर किसी भी कीमत पर खरीदने लायक थे। चूंकि कंपनियां कमाई कर रही थी जो सीमित है, निवेशकों को स्टॉक के लिए भुगतान करने के इच्छुक होने की कीमत भी सीमित होनी चाहिए। इस बारे में सोचें, माइकल जॉर्डन अपने पूरे समय का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी हो सकता है और उसने प्रशंसकों को शिकागो स्टेडियम में एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह खींच लिया। शिकागो बुल्स को लकड़ी के तल के चारों ओर एक बड़ी चमड़े की गेंद उछालने के लिए जॉर्डन को सालाना $34 मिलियन का भुगतान करने का सौदा मिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बुल को प्रति सत्र 340 मिलियन या 3.4 बिलियन या 34 बिलियन का भुगतान करना उचित होगा। ऑप्टिमिज्म की सीमाएं। बाजार की हालिया रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राहम चेतावनी देते हैं कि यह काफी अजीब और खतरनाक निष्कर्ष है कि भविष्य में आम शेयरों के लिए समान रूप से आश्चर्यजनक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। 1995 से 1999 तक बाजार में 20% वृद्धि हुई, जो अमेरिकी इतिहास के स्टॉक खरीदारों में अभूतपूर्व आशावादिता बन गई। 1998 के मध्य में पेन वेबर ब्रोकरेज फर्म के गैलुप संगठन द्वारा सर्वेक्षण किए गए निवेशकों ने उम्मीद की थी कि आने वाले वर्ष में उनके पोर्टफोलियो औसतन 13% की कमाई करेंगे। 2000 की शुरुआत तक उनकी औसत अपेक्षित वापसी
18% से अधिक हो गई थी। परिष्कृत पेशेवर भविष्य के रिटर्न की अपनी धारणाओं के रूप में बस उत्साही थे। उदाहरण के लिए 2001 में एसबीसी कम्युनिकेशन ने अपनी पेंशन योजना पर 8.5% से 9.5% तक अनुमानित वापसी की। 2002 तक मानक 500 स्टॉक इंडेक्स में कंपनियों की पेंशन योजनाओं पर वापसी की औसत अनुमानित दर 9.2% की गई थी। एक बिना सोचे समझे त्वरित उत्साह के बाद का भयानक सच 2001 और 2002 में पाया गया कि शेयरों पर एक साल के रिटर्न की औसत उम्मीद 7% तक गिर गई है। हालांकि निवेशक अब 2000 की कीमतों में लगभग 50% कम कीमत पर स्टॉक खरीद सकते थे। वॉल स्ट्रीट के अनुमानों के मुताबिक उन पेंशन योजनाओं पर रिटर्न के बारे में उन धारणाओं को M&P 500 में कंपनियों को 2002 और 2004 के बीच $32 अरब का न्यूनतम खर्च होगा। हालांकि निवेशकों को पता है कि वे कम पर खरीदना और उच्च पर बेचना चाहते हैं। प्रैक्टिस में वे अक्सर इसे पीछे की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में ग्राहम की चेतावनी सरल है। विपरीत के सिद्धांत के अनुसार अधिक उत्साही निवेशक जो लंबे समय तक शेयर बाजार में बने रहते हैं, उनके बारे में निश्चित है कि वे कम समय में गलत साबित हो सकते हैं। 24 मार्च 2000 को अमेरिकी शेयर बाजार का कुल मूल्य $14.75 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 9 अक्टूबर 2002 तक केवल 30 महीने बाद कुल अमेरिकी शेयर बाजार $7.34 ट्रिलियन यानी 50.2% कम हो गया था, जो कि $7.41 ट्रिलियन का नुकसान था। इसी बीच कई बाजार पंडित सालाना यहां तक कि आने वाले दशकों तक फ्लैट या यहां तक कि नकारात्मक बाजार रिटर्न की भविष्यवाणी करते हैं। इस बिंदु पर ग्राहम एक साधारण सवाल पूछते हैं, इस बात पर विचार करते हुए कि विशेषज्ञ आखिरकार गलत साबित हो चुके थे, तब क्यों बुद्धिमान निवेशक फिर भी इन पर विश्वास करते थे। आगे क्या होगा? शोर को ट्यून करें और भविष्य के रिटर्न के बारे में सोचें। इससे पहले ग्राहम के तरीके पर गौर करें। उनके अनुसार शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, वास्तविक विकास, कंपनियों की कमाई और लाभांश की बढ़ोतरी। दूसरा, मुद्रास्फीति वृद्धि, अर्थव्यवस्था में कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी। तीसरा, सट्टा वृद्धि या गिरावट, निवेश के लिए जनता की भूख में कोई कमी या वृद्धि। लंबे समय तक प्रति शेयर कॉर्पोरेट कमाई में वार्षिक वृद्धि औसत 1.5% से 2% औसत है। 2003 की शुरुआत से मुद्रास्फीति सालाना लगभग 2.4% तक चल रही थी। स्टॉक पर लाभांश 1.9% था। इसका मतलब है कि आप उचित रूप से स्टॉक की अनुमानित रिटर्न 6% की उम्मीद कर सकते थे। यदि निवेश करने वाले लोगों को फिर से लालच मिलता है और स्टॉक को वापस भेजता है, तो वह सट्टा बुखार अस्थायी रूप से उच्च रिटर्न चलाएगा। यदि इसके बजाय निवेशक 1930 और 1970 के दशक के अनुसार डर से भरे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक पर रिटर्न अस्थायी रूप से कम हो जाएगा। येल विश्वविद्यालय के कॉमर्स प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर का मानना है कि ग्राहम ने उनके मूल्यांकन दृष्टिकोण को प्रेरित किया। शिलर पिछले 10 वर्षों में औसत कॉर्पोरेट मुनाफे के मुकाबले मानक 500 शेयर सूचकांक की वर्तमान कीमत की तुलना करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्कैन करके शिलर ने दिखाया है कि जब उनका अनुपात 20 से ऊपर चला जाता है, तो बाजार आमतौर पर खराब रिटर्न देता है। जब यह 10 से नीचे गिरता है, तो स्टॉक आमतौर पर लाभ उत्पन्न करते हैं। 2003 के आरंभ में शिलर के गणित से शेयरों की कीमत पिछले दशक की औसत मुद्रास्फीति समायोजित कमाई के लगभग 22.8 गुना थी। अभी भी खतरे के क्षेत्र में, लेकिन दिसंबर 1999 में 44.2 गुना कमाई के उनके डिमेंटेड स्तर से नीचे थी। इसलिए 2003 के शुरुआती दिनों के मूल्यांकन के स्तर से शेयर बाजार ने कभी कभी आने वाले 10 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कभी कभी खराब और शेष समय के साथ उलझन भरी स्थिति में भी रहा है। मुझे लगता है कि ग्राहम सबसे कम और उच्चतम रिटर्न और परियोजना के बीच अंतर को विभाजित करेंगे।
कि अगले दशक में शेयर सालाना लगभग 6% कमाएंगे या मुद्रास्फीति के बाद 4% कमाएंगे। 1990 के दशक की तुलना में 6% कुछ भी नहीं है, लेकिन यह लाभों की तुलना में बेहतर है, जिससे बॉन्ड का उत्पादन होने की संभावना है और अधिकांश निवेशकों के लिए एक विविध पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में पर्याप्त कारण है। लेकिन ग्राहम का दृष्टिकोण दूसरा है। भावी स्टॉक रिटर्न की भविष्यवाणी करते समय आप केवल एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे। एकमात्र निर्विवाद सत्य जो अतीत हमें सिखाता है वह यह है कि भविष्य हमेशा हमें आश्चर्यचकित करेगा और वित्तीय इतिहास के उस कानून के लिए अनुशासनिक यह है कि बाजार सबसे अधिक लोगों को क्रूरता से आश्चर्यचकित करेगा जो सबसे निश्चिंत है कि भविष्य के बारे में उनके विचार सही हैं। ग्राहम के अनुसार शक्तियों के बारे में विनम्र रहना आपको भविष्य के एक दृष्टिकोण पर बहुत अधिक जोखिम से बचाएगा जो गलत साबित हो सकता है। भविष्य का ईव तो गलत साबित हो सकता है, तो हर तरह से आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं को निराश न होने दें। बुद्धिमान निवेशक के लिए आशा हमेशा शाश्वत स्प्रिंग होते हैं। वित्तीय बाजार में भविष्य में जितना बुरा दिखता है वह उतना ही बेहतर होता है। एक बार एक सनकी ने ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार जी.के. चेस्टरटन को बताया, धन्य है वह जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि वह निराश नहीं होगा। चेस्टरटन का पुनर्विचार, धन्य वह है जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वह सब कुछ का आनंद लेगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 4, सामान्य पोर्टफोलियो नीति, रक्षात्मक निवेशक। HindiAudiobook.com। आपका पोर्टफोलियो कितना आक्रामक होना चाहिए? ग्राहम कहते हैं, आप किस प्रकार के निवेश पर कम निर्भर करते हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यहाँ पर बुद्धिमान निवेशक बनने के दो तरीके हैं। पहला, लगातार शोध, चयन और निगरानी करके स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड का मिश्रण बनाकर निवेश करके। दूसरा, या एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर जो ऑटो पायलट पर चलता हो और उसे और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राहम का पहला दृष्टिकोण सक्रिय या उद्यमी है। यह बहुत समय और ऊर्जा लेता है। निष्क्रिय या रक्षात्मक रणनीति थोड़ा समय या प्रयास लेती है, लेकिन इसमें बाजार के हिलने से लगभग स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। निवेश विचारक के रूप में चार्ल्स एलिस ने कहा है कि उद्यमी दृष्टिकोण फिजिकली है, जबकि रक्षात्मक दृष्टिकोण मांग भावनात्मक है। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तो एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खेल प्रशंसक की तरह सोचें कि आपको विरोधी टीम ने एक जटिल बौद्धिक चुनौती दी है। अब आपका दिमाग एक्टिव होकर समाधान के लिए सोचना शुरू करता है। यदि आप इससे भागते हैं, सादगी चाहते हैं और पैसे के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं, तो यह आपका निष्क्रिय दृष्टिकोण है। कुछ लोग दोनों विधियों को संयोजित करने में सबसे सहज महसूस करेंगे। वे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जो मुख्य रूप से सक्रिय और आंशिक रूप से निष्क्रिय होता है, या इसके विपरीत। दोनों दृष्टिकोण समान बुद्धिमानी है। इससे आप या तो सफल हो सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप सही चुनने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त जानते हैं तो अपने निवेश के जीवन काल के दौरान इसके साथ रहें और अपनी लागत और भावनाओं को नियंत्रण में रखें। सक्रिय और निष्क्रिय निवेशकों के बीच ग्राहम वित्तीय जोखिमों की याद दिलाने वालों में से एक है कि वित्तीय जोखिम न केवल उस स्थान पर है जहां हम में से अधिकांश इसकी तलाश करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में या हमारे निवेश में, बल्कि खुद के भीतर भी है। एक रक्षात्मक निवेशक कैसे शुरू करता है? वह पहला और सबसे बुनियादी निर्णय यह करता है कि शेयरों में कितना रखा जाए और बॉन्ड और कैश में कितना रखा जाए।
स्टॉक और बॉन्ड के बीच अपनी संपत्ति को निवेश करने के तरीके के बारे में ग्राहम की चर्चा में सबसे असामान्य बात यह है कि उन्होंने कभी भी उम्र शब्द का उल्लेख नहीं किया है। यह परंपरागत ज्ञान के खिलाफ दृढ़ता से उनकी सलाह बताता है कि जिसमें यह माना जाता है कि आपको निवेश में कितना जोखिम लेना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साल के हैं। एक थंब रूल है कि 100 में से आपकी उम्र घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर प्रतिशत में स्टॉक व बाकी बचे प्रतिशत में अपनी संपत्ति का निवेश बॉन्ड आदि में करना चाहिए। यानी एक 28 वर्षीय व्यक्ति अपने पैसे का 72% स्टॉक में रखेगा, 81 वर्षीय व्यक्ति केवल 1 से 9% स्टॉक में रखेगा। बाकी सब की तरह 1990 से 1999 के उत्तरार्ध तक ये धारणाएं आम थी। 1999 में एक लोकप्रिय पुस्तक ने तर्क दिया कि यदि आप 30 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको अपने पैसे का 95% स्टॉक में निवेश करना चाहिए, भले ही आपके पास जोखिम के लिए कुछ भी न हो। जब तक आप इस सलाह के समर्थकों को अपने IQ से 100 घटाने की इजाज़त नहीं देते हैं तो आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपकी आयु को यह निर्धारण क्यों करना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। एक 89 वर्षीय व्यक्ति $3 मिलियन के साथ पर्याप्त पेंशन और अपने पोते पोतों के लिए उसके ज़्यादातर पैसे को बॉन्ड में निवेश करने की सलाह देना क्या मूर्खता नहीं होगी। उसके पास पहले से ही बहुत सी आय है और उसके पोते जो अंततः उसके शेयरों के वारिस होंगे, जिनके लिए दशकों पहले ही निवेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक 25 वर्षीय नवयुवक जो अपनी शादी और घर के भुगतान के लिए बचत कर रहा है, वह अपने सारे पैसे स्टॉक में डाल देगा। यदि शेयर बाजार एक बड़ा गोता लगा लेता है तो उसके पास उसके खर्चे वाले हिस्से को कवर करने के लिए कोई आय ही नहीं बचेगी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने युवा हैं। आपको अपने पैसे की आवश्यकता शायद 40 सालों तक न पड़े और चेतावनी के बिना अचानक अब से 40 मिनट बाद भी पड़ सकती है। आप अपना काम खो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, अक्षम हो सकते हैं या किसी भी तरह का जोखिम आ सकता है। अप्रत्याशित जोखिम कभी भी किसी के जीवन में भी आ सकता है। इसलिए हर किसी को कुछ नगद संपत्ति जोखिमहीन जगहों पर रखनी चाहिए, जिसे जब चाहें 1 मिनट में कैश किया जा सकता हो। आखिरकार कई लोग ठीक से निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेयर बाजार नीचे चला जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि हम में से अधिकांश भविष्यवाणी करते हुए आज कम काम करते हैं कि हम भविष्य में गतिशील रूप से चार्ज किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में कैसा महसूस करेंगे। जब स्टॉक 1980 और 1990 के दशक में 15% या 20% सालाना बढ़ रहा था, तब यह कल्पना करना आसान था कि आप और आपके स्टॉक आपके जीवन के साथ साथ चलेंगे। लेकिन जब आप प्रत्येक डॉलर को देखते हैं तो आप एक डाइम पर उतरने का निवेश करते हैं। तब बॉन्ड और नकदी की सुरक्षा की उलझन में विरोध करना मुश्किल होता है। अपने शेयरों को खरीदने और रखने के बजाय बहुत से लोग उन्हें ऊंचे भाव में खरीदते हैं और कम भाव में बेचते हैं और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेते हैं। चूंकि इतने कम निवेशकों के पास गिरते बाजार में शेयरों को पकड़ने की हिम्मत है, ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हर किसी को बॉन्ड में कम से कम 25% निवेश करना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि वह कुशन आपको शेयरों के बदले में अपने बाकी पैसे को शेयरों में रखने का साहस देगा। बेहतर जोखिम पाने के लिए आप कितना जोखिम ले सकते हैं। अपने जीवन की मौलिक परिस्थितियों के बारे में सोचें कि वे कब किक करेंगे, वे कब बदल सकते हैं और नकदी के लिए आपकी आवश्यकता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुछ कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला, आप कुंवारे हैं या शादीशुदा, आपके पति या पत्नी क्या करते हैं। दूसरा, क्या आपके बच्चे हैं, ट्यूशन बिल कब तक आने लगेंगे। तीसरा, क्या आपके पैसे का किसी को वारिस बनाएंगे या क्या आप अपनी या अपने माता पिता की उम्र बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार होंगे। चौथा, आपके करियर को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। पांचवां, यदि आप स्वरोजगार से कमाते हैं तो आपके जैसे व्यवसाय कितने समय तक चलेंगे। छठा, क्या आपको अपने निवेश से नकदी आय की जरूरत है। सातवां, आपके वेतन और आपकी व्यय की जरूरतों को देखते हुए आप अपने निवेश में कितना पैसा खो सकते हैं। यदि इन कारकों पर विचार करने के बाद आपको लगता है कि आप शेयरों के अधिक स्वामित्व में निहित उच्च जोखिम ले सकते हैं, तो आप ग्राहम के न्यूनतम बॉन्ड या नगद में 25% के आसपास हैं। यदि नहीं तो अपने अधिकतम शेयरों को खत्म कर दें, क्योंकि ग्राहम के अधिकतम निवेश यानी 75%
बॉन्ड या नकदी में बढ़ते हैं। एक बार जब आप लक्ष्य प्रतिशत निर्धारित करते हैं तो उन्हें केवल अपनी विशेष जीवन परिस्थितियों में ही बदलें। तब अधिक शेयर न खरीदें जब शेयर बाजार चढ़ रहा हो और उन्हें तब न बेचें जब शेयर बाजार नीचे चला गया हो। ग्राहम के दृष्टिकोण का मूल अनुशासन के साथ अनुमान लगाने का है। सौभाग्य से आपके 401K के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर रखना आसान है। आइए मान लें कि आप काफ़ी हाई लेवल जोखिम के साथ सहज हैं। मान लें कि आपका स्टॉक में 70% संपत्तियां हैं और बॉन्ड में 30%। यदि शेयर बाजार 25% बढ़ता है लेकिन बॉन्ड स्थिर रहते हैं तो अब आपके पास स्टॉक में 75% से कम और बॉन्ड में केवल 25% ही होगा। अपनी 401K की वेबसाइट पर जाएं या इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने 70-30 लक्ष्य पर वापस स्विच के लिए आप अपने पर्याप्त स्टॉक फंड बेचते हैं। कुंजी एक अनुमानित रुग्ण शेड्यूल पर दोबारा बेचना है। इतनी बार नहीं कि आप अपने आप को पागल कर दें और इतनी मुश्किल में नहीं कि आपके लक्ष्य विचलित हो जाएं। मेरा सुझाव है कि आप नए साल और 4 जुलाई जैसे आसान याद रखने वाली तारीखों पर हर 6 महीने कम और अधिक नहीं पुनर्विक्रय करते हैं। इस समयावधि के दौरान सेल की सुंदरता यह है कि यह आपको अपने निवेश निर्णयों को एक सरल उद्देश्यपूर्ण मानक पर निर्धारित करने के लिए मजबूर करता है। क्या अब मेरे पास इस योजना के मुकाबले इस संपत्ति के अधिक लाभ हैं? ब्याज दरें कहाँ जा रही है? इसकी अनुमानित अनुमान के बारे में बताएं। चाहे आपको लगता है कि डॉव डूबने वाला है, टी रो प्राइस समेत कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां जल्द ही ऐसी सेवा पेश कर सकती है जो आपके प्रीसेट लक्ष्यों को स्वचालित रूप से आपके 401 के पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित कर देगी। इसलिए आपको कभी भी सक्रिय निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 100% स्टॉक में क्यों नहीं? ग्राहम आपको सलाह देते हैं कि स्टॉक में आपकी कुल संपत्ति का 75% से अधिक निवेश नहीं करना है। लेकिन क्या आपके सारे पैसे शेयर बाजार में हर किसी के लिए उपलब्ध है? निवेशकों की एक छोटी संख्या के लिए 100% स्टॉक पोर्टफोलियो समझ में आ सकता है यदि आप इनमें से एक हैं। पहला, यदि आपने कम से कम 1 वर्ष के लिए अपने परिवार के लिए पर्याप्त पैसा सुरक्षित रख दिया है। दूसरा, आप आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक लगातार निवेश कर रहे हैं। तीसरा, साल 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार से आप बच गए हों। चौथा, साल 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार के दौरान शेयर नहीं बेचे हों। पांचवां, साल 2000 में शुरू होने वाले बाजार के दौरान आपने अधिक शेयर खरीदे हों। छठा, इस पुस्तक के अध्याय 8 को पढ़ा हो और अपने स्वयं के निवेश व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक औपचारिक योजना लागू की हो। जब तक आप इन सभी परीक्षणों को ईमानदारी से पारित नहीं कर लेते हैं तब तक आपको अपने सभी पैसे स्टॉक ऑप्शन में नहीं डालने हैं। आखिरी बेयर बाजार में घबरा जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अगले शेयर मार्केट संकट में घबराहट होगी जब उसके पास कोई भी नकद या बॉन्ड नहीं होगा। ग्राहम के दिनों में बॉन्ड निवेशकों को 2 बुनियादी विकल्पों का सामना करना पड़ा, कर योग्य या कर मुक्त, अल्पकालीन या दीर्घकालीन, जो आज 1/3 है, बॉन्ड या बॉन्ड फंड। कर योग्य या कर मुक्त, जब तक कि आप सबसे कम टैक्स ब्रैकेट में न हो, आपको अपने सेवानिवृत्ति खातों के बाहर केवल कर मुक्त बॉन्ड खरीदना चाहिए, अन्यथा आपकी बॉन्ड आय का बहुत अधिक IRS के हाथों में खत्म हो जाएगा। कर योग्य बॉन्ड रखने का एकमात्र स्थान आपके 401K या किसी अन्य पेंशन खाते के अंदर है, जहां आप अपनी आमदनी पर कोई मौजूदा कर नहीं देते हैं और जहां बॉन्ड की कोई जगह नहीं है क्योंकि उनके कर लाभ बर्बाद हो जाते हैं। अल्पकालीन या दीर्घकालीन, बॉन्ड और ब्याज दरें एक नज़र के विपरीत सिरों पर है। यदि ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें गिरती है। हालांकि एक अल्पकालीन बंधन दीर्घकालीन बंधन से बहुत कम होता है। दूसरी तरफ यदि ब्याज दरें गिरती है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती है और दीर्घकालीन बॉन्ड छोटे से बेहतर प्रदर्शन करेगा। आप 5 से 10 वर्षों के परिपक्व मध्यवर्ती अवधि के बॉन्ड को खरीदकर अंतर को विभाजित कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए इंटरमीडिएटरी बॉन्ड सबसे आसान विकल्प होते हैं क्योंकि वे आपको अनुमान लगाने के खेल से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं कि ब्याज दरें क्या करेंगी। बॉन्ड या बॉन्ड फंड, चूंकि बॉन्ड आमतौर पर $10,000 के प्लॉट में बेचे जाते हैं और आपको कम से कम 10 बॉन्ड की आवश्यकता होती है ताकि जोखिम में विचलन हो सके कि उनमें से कोई भी बस्ट हो सकता है।
व्यक्तिगत बॉन्ड खरीदने से कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आपके पास निवेश करने के लिए कम से कम $1,00,000 न हो। बॉन्ड फंड मासिक आय की सुविधा के साथ सस्ते और आसान विविधता प्रदान करते हैं, जिसे आप कमीशन के भुगतान के बिना मौजूदा दरों पर सीधे फंड में फिर से निवेश कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए बॉन्ड फंड व्यक्तिगत फंड को हराते हैं। वैनगार्ड, फिडेलिटी, स्वाब और टी रो प्राइस जैसे प्रमुख कंपनियां कम लागत पर बॉन्ड फंड का विस्तृत मेन्यू प्रदान करती है। आप अपनी नकदी से अधिक आय कैसे ले सकते हैं? बुद्धिमान निवेशक को जमा या मनी मार्केट खातों के बैंक प्रमाण पत्रों से बाहर जाने पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने हाल ही में कम रिटर्न दिया है। इन नकद विकल्पों में से कुछ है। ट्रेजरी सिक्योरिटीज। यूएस सरकार के दायित्वों के रूप में ट्रेजरी सिक्योरिटीज वस्तुतः कोई क्रेडिट जोखिम नहीं लेते, क्योंकि अपने कर्ज पर चूक करने के बजाय अंकल सैम सिर्फ करों को जैक कर सकता है या आपकी इच्छा पर अधिक पैसा प्रिंट कर सकता है। ट्रेजरी बिल 4, 13 या 26 सप्ताह में परिपक्व हो जाते हैं। उनकी बहुत छोटी परिपक्वता की वजह से टी बिल मुश्किल में डूब जाते हैं। जब बढ़ती ब्याज दरें अन्य आय निवेश की कीमतों को कम करती है, लंबी अवधि के ट्रेजरी ऋण हालांकि ब्याज दरें बढ़ने पर गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं। ट्रेजरी सिक्योरिटीज पर ब्याज आय आमतौर पर राज्य आयकर से मुक्त होती है और सार्वजनिक हाथों में $3.7 ट्रिलियन के साथ ट्रेजरी ऋण के लिए बाजार बहुत अधिक है। इसलिए यदि आपको परिपक्वता से पहले अपने पैसे की जरूरत है तो आप आसानी से एक खरीदार को इसे बेच सकते हैं। सेविंग बॉन्ड्स ट्रेजरी के विपरीत विपणन योग्य नहीं है। आप उन्हें किसी अन्य निवेशक को नहीं बेच सकते, और यदि आप उन्हें 5 साल से कम समय में रिडीम करते हैं तो आप 3 महीने के ब्याज को खत्म कर देंगे। इस प्रकार वे भविष्य में व्यय की जरूरत को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से सेट अलोन मनी के रूप में उपयुक्त है। एक धार्मिक समारोह के लिए उपहार जो वर्षों दूर है, या हार्वर्ड में अपने नवजात शिशु को लगाने के लिए बचत शुरू करें। वे $25 जितने कम मूल्य में आते हैं, जिससे उन्हें पोते के लिए उपहार के रूप में आदर्श माना जाता है। निवेशकों के लिए जो आश्वस्त रूप से आने वाले सालों तक कुछ नकद छोड़ सकते हैं, मुद्रास्फीति संरक्षित आई बॉन्ड ने हाल ही में लगभग 4% की आकर्षक ब्याज दर पेश की है। मॉर्टगेज सिक्योरिटीज यानी बंधक प्रतिभूतियां। संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास हजारों प्रतिभूतियों से मिलकर इन बॉन्ड्स को फेडरल नेशनल मॉर्टगेज एसोसिएशन या सरकारी नेशनल मॉर्टगेज एसोसिएशन जैसी एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि उन्हें यूएस ट्रेजरी द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, इसलिए वे अपने अधिक जोखिम को दर्शाने के लिए उच्च लाभांश पर बेचते हैं। मॉर्टगेज सिक्योरिटीज आमतौर पर जब ब्याज दरें गिरती है तब कम प्रदर्शन करते हैं। अच्छा मॉर्टगेज सिक्योरिटीज फंड वैनगार्ड, फिडेलिटी और पिमको के पास उपलब्ध है, लेकिन यदि कोई ब्रोकर कभी आपको सीएमओ बेचने की कोशिश करता है तो उसे बताएं कि आपकी प्रोटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट हो चुकी है। एन्युटी यानी वार्षिकियां। ये बीमा जैसे निवेश आपको मौजूदा करों को रोकने और रिटायर होने के बाद पेंशन को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और सावधि सालाना रिटर्न की एक सेट दर प्रदान करते हैं। ये एक उतार चढ़ाव वाली परिवर्तनीय वापसी प्रदान करते हैं, लेकिन रक्षात्मक निवेशक को वास्तव में यहाँ क्या बचाव करने की जरूरत है। ज्यादातर मामलों में एन्युटीज के स्वामित्व के कुल खर्च, जिसमें समर्पण मूल्य शामिल है, जो आपके शुरुआती निकासी पर लागू हो जाते हैं और इसके फायदे खत्म हो जाएंगे। कुछ अच्छी एन्युटी खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती। यह एक एन्युटी विक्रेता के लिए कमीशन पैदा करती है, तो संभावना है कि यह खरीदार के लिए कम परिणाम देगा। केवल उन लोगों पर विचार करें जिन्हें आप सीधे रॉक बॉटम के साथ प्रदाताओं से खरीद सकते हैं, जैसे अमेरिटास, TIAA, CREF और वैनगार्ड जैसी लागतें। प्रेफर्ड स्टॉक पसंदीदा शेयर सबसे खराब दोनों दुनिया के निवेश हैं। ये बॉन्ड से कम सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो उनके पास कंपनी की संपत्ति पर केवल एक माध्यमिक दावा होता है और वे आम शेयरों की तुलना में कम लाभ क्षमता प्रदान करते हैं, क्योंकि कंपनियां आमतौर पर ब्याज दरों में गिरावट या उनकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते समय अपने पसंदीदा शेयरों को कॉल या मजबूती से वापस खरीदते हैं। अपने अधिकांश बॉन्ड पर ब्याज भुगतान के विपरीत एक जारी करने वाली कंपनी अपने कॉरपोरेट कर बिल से पसंदीदा लाभांश भुगतान घटा नहीं सकती है। अपने आप से पूछें, यदि यह कंपनी मेरे निवेश के लायक होने के लिए पर्याप्त स्वस्थ है तो यह बॉन्ड जारी करने और टैक्स ब्रेक प्राप्त करने के बजाय अपने पसंदीदा स्टॉक पर वैसा लाभांश क्यों दे रही है।
संभावित उत्तर यह है कि कंपनी स्वस्थ नहीं है, इसके बॉन्ड के लिए बाजार खराब हो गया है और आपको अपने पसंदीदा शेयरों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आप एक अपरिपक्व मृत मछली से संपर्क करेंगे। सामान्य शेयर। 2003 के आरंभ में याहू स्टॉक स्कैनर की एक यात्रा से पता चला कि मानक के 500 सूचकांक में 115 शेयरों में लाभांश 3% या उससे अधिक था। कोई बुद्धिमान निवेशक कभी भी अपनी लाभांश आय के लिए स्टॉक खरीद लेगा। कंपनी और उसका कारोबार ठोस होना चाहिए और इसकी स्टॉक कीमत उचित होनी चाहिए। लेकिन 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार के लिए धन्यवाद, कुछ प्रमुख शेयर अब ट्रेजरी बॉन्ड से बाहर हैं। तो यहां तक कि सबसे रक्षात्मक निवेशक को यह भी पता होना चाहिए कि चुनिंदा रूप से ऑल बॉन्ड या ज्यादातर बॉन्ड पोर्टफोलियो में स्टॉक जोड़ने से इसकी आय बढ़ सकती है और इसकी संभावित वापसी बढ़ सकती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 5। रक्षात्मक निवेशक और आम स्टॉक। HindiAudiobook.com। अच्छा आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। पिछले कुछ सालों के शेयर बाजार के रक्तपात के बाद किसी भी रक्षात्मक निवेशक ने स्टॉक में पैसा क्यों लगाया? सबसे पहले ग्राहम के आग्रह को याद रखें कि आपके पोर्टफोलियो में समय और ऊर्जा लगाने की आपकी इच्छा के मुकाबले जोखिम के प्रति आपको कितना रक्षात्मक होना चाहिए। और यदि आप निवेश के सही तरीके को अपनाते हैं तो स्टॉक में निवेश करना आपके पैसे को बॉन्ड और नकदी में पार्किंग करना जितना आसान है। साल 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार में यदि आप जला महसूस करते हैं और यदि बदले में यह भावना आपको दृढ़ता से जकड़े हुए है कि कभी एक भी स्टॉक न खरीदें, एक पुरानी नीति कहती है दूध से जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्योंकि साल 2000 व 2002 की दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कई निवेशक अब स्टॉक को खतरनाक रूप से जोखिम भरा मानते हैं। लेकिन विरोधाभासी रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद बहुतों ने शेयर बाजार से अधिक जोखिम उठाया है। यह पहले गर्म दूध था, लेकिन अब यह कमरे के तापमान जितनी छाछ है। तार्किक रूप से देखा गया है कि आज शेयरों के मालिक होने का निर्णय कुछ साल पहले उनके स्वामित्व में कितना पैसा खोया होगा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। जब शेयरों को भविष्य में विकास के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त मूल्य दिया जाता है तो आपको हाल ही में होने वाली हानियों के बावजूद उनका स्वामी होना चाहिए। यह सब सच है जब बॉन्ड की पैदावार कम होती है, जिससे आयकर उत्पादन पर भविष्य में रिटर्न कम हो जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में देखा है, स्टॉक 2003 की शुरुआत में ऐतिहासिक मानकों से केवल हल्के से अधिक मूल्यवान है। इस बीच हाल के दामों पर बॉन्ड ऐसी कम पैदावार प्रदान करते हैं कि एक निवेशक जो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खरीदता है वह धूम्रपान करने वालों की तरह सोचते हैं कि वह कम शराब व सिगरेट धूम्रपान करके फेफड़ों के कैंसर के बजाय खुद को बचा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रक्षात्मक हैं। ग्राहम की कम रखरखाव की भावना में या कम जोखिम की समकालीन भावना में आज के मूल्यों का मतलब है कि आपको कम से कम अपने कुछ शेयरों को स्टॉक में रखना चाहिए। सौभाग्य से एक रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक खरीदना कभी भी आसान नहीं रहा है और एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो जो पूर्व निर्धारित निवेश में हर महीने काम करने के लिए आपके पैसे का थोड़ा सा हिस्सा रखता है, स्टॉक पिकिंग में आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा गंवाने से आपको बचा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए? सबसे पहले रक्षात्मक निवेशक को हमेशा बचाव करना चाहिए। यह विश्वास कि आप बिना होमवर्क किए स्टॉक ले सकते हैं। 1980 के दशक और 1990 के दशक के आरंभ में सबसे लोकप्रिय निवेश नारों में से एक था, जो आप जानते हैं उसे खरीदें। पीटर लिंच 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मैगेलन को म्यूचुअल फंड द्वारा संकलित सर्वोत्तम ट्रैक रिकॉर्ड में ले जाने वाले सबसे ज्यादा करिश्माई प्रचारक थे। इस सुविचार का लिंच ने तर्क दिया कि शौकिया निवेशकों का एक फायदा है कि पेशेवर निवेशक इसका उपयोग कैसे भूल सकते हैं। जैसा कि लिंच ने कहा, कारों या कैमरों को खरीदने के दौरान आप समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या बिकता है और क्या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वॉल स्ट्रीट इसे जानता है इससे पहले आप इसे जानते हैं। लिंच का विचार है, यदि आप उन कंपनियों या उद्योगों में निवेश करके अपने किनारे का उपयोग करते हैं तो आप विशेषज्ञों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से असंभव नहीं है और हजारों निवेशकों ने
वर्षों से इसका लाभ उठाया है। लेकिन लिंच का नियम केवल तभी काम करता है जब आप इसके अनुशासनिक का पालन करते हैं। वादा करने वाली कंपनी ढूंढना केवल पहला कदम है। अगला कदम शोध करना। अपने क्रेडिट के लिए लिंच ने जोर देकर कहा कि किसी को भी किसी कंपनी में कभी निवेश नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उत्पाद कितने अच्छे हैं, क्योंकि इसके वित्तीय विवरणों का अध्ययन किए बिना इसके व्यावसायिक मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दुर्भाग्यवश अधिकांश शेयर खरीदारों ने इस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया है। डे ट्रेडर बारबरा लोगों के सामने हमेशा लिंच की शिक्षाओं की बुराई करती थी। 1999 में उन्होंने कहा, हम हर दिन स्टारबक्स जाते हैं, इसलिए मैं स्टारबक्स स्टॉक खरीदती हूँ। लेकिन लड़की भूल गई कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन लंबी पतली लेंटियों से कितना प्यार करते हैं। फिर भी आपको काफी से भी ज्यादा स्टारबक्स के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना होगा और स्टॉक सुनिश्चित करना होगा कि कहीं यह ओवर प्राइस्ड तो नहीं है। अनगिनत स्टॉक खरीदारों ने Amazon.com के शेयरों को खरीद कर एक ही गलती की, क्योंकि वे वेबसाइट से प्यार करते थे, या ई ट्रेड स्टॉक खरीदते थे क्योंकि यह उनका ऑनलाइन ब्रोकर था। विशेषज्ञों ने इस विचार को भी विश्वास दिया। 1999 के अंत में CNN टेलीविजन पर दिए गए अपने एक साक्षात्कार में फर्स्ट हैंड फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडिस को स्पष्ट रूप से पूछा गया था, आप इसे कैसे करते हैं? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता केविन? ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, लैंडिस ने चिल्लाया। आपको केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप जानते हैं, और एक उद्योग के करीब रहें और उन लोगों से बात करें जो हर दिन इसमें काम करते हैं। लिंच के शासन का सबसे दर्दनाक विनाश कॉर्पोरेट सेवानिवृत्ति योजनाओं में हुआ। यदि आप जो जानते हैं उसे खरीदना चाहते हैं, तो संभवतः आपकी कंपनी के स्टॉक की तुलना में आपके 401k के लिए बेहतर निवेश क्या हो सकता है। आखिरकार आप वहां काम करते हैं, क्या आप कभी बाहरी व्यक्ति की तुलना में कंपनी के बारे में अधिक नहीं जानते? अफसोस की बात है, एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के कर्मचारी, जिनमें से कई ने अपनी सभी सेवानिवृत्ति संपत्तियों को अपनी कंपनी के स्टॉक में रखा है, केवल इतना ही पता चला है कि अंदरूनी लोगों को अक्सर ज्ञान का भ्रम होता है, न कि वास्तविक चीजों का। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के बारूक फिशहोफ के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिकों ने डिस्टर्बिंग फैक्ट्स पेश किए हैं। किसी विषय से अधिक परिचित होने से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि वे वास्तव में इसके बारे में कितना जानते हैं। यही कारण है कि आप जो जानते हैं उसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है। यानी आप जितना अधिक जानते हैं उतनी ही कम संभावना है कि आप स्टॉक की जांच नहीं करेंगे। अति संवेदनशीलता के इस हानिकारक रूप को होम बायस कहा जाता है, यानी जिससे आप पहले से परिचित हैं उससे चिपकने की आदत। जैसे, एक, व्यक्तिगत निवेशकों के पास अन्य सभी फोन कंपनियों की तुलना में अपनी स्थानीय फोन कंपनी के 3 गुना अधिक शेयर हैं। 2, ज्यादातर म्यूचुअल फंड उन शेयरों का मालिक है जिनके मुख्यालय औसत अमेरिकी कंपनी की तुलना में फंड के मुख्य कार्यालय के 115 मील के करीब है। 3, 401 के निवेशक अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक में सेवानिवृत्ति संपत्तियों का 25% और 30% के बीच रखते हैं। संक्षेप में, फेमिलियरिटी नस्ल पैदा करती है। जैसे टीवी समाचार हमेशा कहते हैं, वह इतना अच्छा लड़का था। यह कोई उसका पड़ोसी, सबसे अच्छा दोस्त या अपराधी का अभिभावक नहीं है जो एक चौंकाने वाली आवाज में यह कहता है। इसका कारण यह है कि जब भी हम किसी के पास या किसी चीज के बहुत करीब होते हैं, तो हम उन पर सवाल पूछने के बजाय हमारी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। एक स्टॉक जितना अधिक परिचित होगा, उतना ही अधिक रक्षात्मक निवेशक को आलसी बना देगा, जो सोचता है कि कोई होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत होने दो। क्या आप अपना खुद का रोल कर सकते हैं? सौभाग्य से एक रक्षात्मक निवेशक के लिए जो स्टॉक पोर्टफोलियो को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक होमवर्क करने का इच्छुक है, वह स्वर्ण युग है। वित्तीय इतिहास में पहले कभी भी शेयरों का मालिकाना हक पाना इतना सस्ता और सुविधाजनक नहीं था। इसे स्वयं करें। अगर आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए बहुत कम नकद है, तो भी आप ऑनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से स्टॉक खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइटें उपलब्ध कराए गए हजारों शेयरों की प्रत्येक पीरियडिक खरीद पर केवल नाममात्र ही चार्ज करती है। आप हर हफ्ते या हर महीने निवेश कर सकते हैं, अपने लाभांश को फिर से निवेश कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक निकासी
या अपने पेचेक से सीधे खाते से स्टॉक में अपने पैसे को ट्रिकल कर सकते हैं, जबकि शेयर बिल्डर्स आपको खरीदने या बेचने के लिए याद दिलाने के लिए अधिक शुल्क लेते हैं। पारंपरिक दलालों या म्यूचुअल फंडों के विपरीत, जो आपको 2000 या 3000 डॉलर से कम खाता तक नहीं खोलते, वहीं इन ऑनलाइन फर्मों के पास जीरो बैलेंस पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, और वे उन निवेशकों के लिए तैयार है जो ऑटो पायलट पर फ्लडलिंग पोर्टफोलियो डालना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि $4 का लेनदेन शुल्क $50 के मासिक निवेश से 8% काट लेता है। लेकिन यदि आप यह पैसा निवेश में परमानेंट छोड़ सकते हैं, तो यह सूक्ष्म निवेश वेबसाइटें विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो बनाने के लिए एकमात्र गेम हो सकती है। आप जारी करने वाली कंपनियों से सीधे व्यक्तिगत स्टॉक भी खरीद सकते हैं। 1994 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हैंडकफ को ढीला कर दिया था, जो लंबे समय से सीधी बिक्री पर लगा था। सैकड़ों कंपनियों ने इंटरनेट आधारित कार्यक्रमों का निर्माण करके जवाब दिया कि निवेशक ब्रोकर के बिना शेयर खरीद सकता है। कंपनीज अक्सर विभिन्न प्रकार के शुल्क लेती है, जो प्रति वर्ष $25 से अधिक हो सकते हैं। फिर भी ऑनलाइन शेयर खरीद आमतौर पर स्टॉक ब्रोकर से सस्ते होते हैं। हालांकि यह चेतावनी दी जाती है कि आपके अंत के वर्षों के लिए छोटी छोटी राशि में शेयरों को खरीदने से बड़े टैक्स के सिरदर्द से छुटकारा मिल सकता है। यदि आप अपनी खरीद के स्थायी और व्यापक रूप से विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो पहले स्थान पर खरीदारी न करें और केवल एक स्टॉक में निवेश न करें, या यहां तक कि कुछ अलग अलग स्टॉक भी। जब तक आप अपने दांव को फैलाने के इच्छुक नहीं हो, तब तक आपको बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी चाहिए। ग्राहम के दिशा निर्देश अनुसार निवेशकों के लिए 10 से 30 शेयरों के बीच एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु बनी हुई है, जो अपने खुद के शेयर चुनना चाहते हैं। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक उद्योग के ही मास्टर नहीं हैं। यदि आप इस तरह के एक ऑनलाइन ऑटो पायलट पोर्टफोलियो को स्थापित करने के बाद अपने निवेश पर साल में 2 बार या कुल मिलाकर महीने में 1 या 2 घंटे से अधिक खर्च नहीं करते हैं, तो कुल मिलाकर आपके कुछ निवेश गलत हो सकते हैं। इंटरनेट को आसान और इसे मिनट दर मिनट नए महसूस करने से यह आपको एक सट्टेबाज बना देता है। एक रक्षात्मक निवेशक इसमें बना रहता है और जीतता है। कुछ सहायता लें। एक रक्षात्मक निवेशक डिस्काउंट ब्रोकर, वित्तीय योजनाकार या एक पूर्ण सेवा स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक खरीद सकता है। डिस्काउंट ब्रोकरेज पर आपको स्टॉक पिकिंग का अधिकांश काम स्वयं करना होगा। ग्राहम के दिशा निर्देश आपको कोर पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे, जो न्यूनतम रख रखाव और स्थिर वापसी को स्थायी करता है। दूसरी तरफ, यदि आप समय नहीं दे सकते हैं या खुद के लिए ब्याज नहीं कमा सकते हैं, तो किसी को स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए नियुक्त करने में शर्म महसूस न करें। लेकिन आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है कि आप इसे कभी भी डेलीगेट न करें। यह केवल आप और आप ही कर सकते हैं कि क्या आपका सलाहकार भरोसेमंद है और आपके सभी शुल्क और आपसे सभी शुल्क उचित रूप से लेता है। इसे बढ़ाएं। म्यूचुअल फंड एक रक्षात्मक निवेशक के लिए अपने स्वयं के संपूर्ण पोर्टफोलियो पर निगरानी के बिना स्टॉक स्वामित्व का सबसे अच्छा तरीका है। अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को नियमित रूप से संभालने के लिए कम लागत पर आप एक पेशेवर चुनकर विविधता और सुविधा पा सकते हैं। अपने बेहतरीन रूप में इंडेक्स पोर्टफोलियो व म्यूचुअल फंडों को वस्तुतः ज्यादा निगरानी या रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। इंडेक्स फंड एक प्रकार का रिपवान विकल्प निवेश है, जो वाशिंगटन इरविन के आलसी किसान की तरह किसी भी तरह की पीड़ा या आश्चर्य का कारण बनने की संभावना नहीं है। जैसे जैसे वित्तीय बाजार भारी होते हैं और दिन ब दिन नीचे आने लगते हैं और डूब जाते हैं, तब रक्षात्मक निवेशक इस संकट पर नियंत्रण पा सकता है। आपका रेफ्यूजल तब एक्टिव हो जाता है। आपके भविष्य की भविष्यवाणी करने की किसी भी क्षमता का त्याग आपका सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है। हर निवेश निर्णय ऑटो पायलट पर डालकर आप सभी आत्मभ्रम को छोड़ देते हैं, जिसे आप जानते हैं कि स्टॉक कहां जा रहे हैं, और आप इससे परेशान होने के बजाय बाजार की शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी विचित्र रूप से उछल कूद करता है। जैसा कि ग्राहम ने कहा है, औसत डॉलर लागत आपको नियमित अंतराल पर निवेश में निश्चित राशि लगाने में सक्षम बनाता है। हर हफ्ते, महीने या कैलेंडर तिमाही आप खरीद सकते हैं, अधिक खरीदते हैं, चाहे आप बाजार में ऊपर, नीचे या किनारे पर हों। कोई भी प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनी या ब्रोकरेज फर्म स्वचालित रूप से आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर सकती है। इसलिए आपको कभी भी चेक लिखना या भुगतान के सचेत फॉर्म को
महसूस नहीं करना पड़ेगा। यह दिमाग और दृष्टि से बाहर है। औसत डॉलर लागत का आदर्श तरीका इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में है, जो हर स्टॉक या बॉन्ड के लायक है। इस तरह आप न केवल अनुमान लगाने वाले गेम का त्याग करते हैं कि बाजार कहां जा रहा है, बल्कि यह भी कि बाजार के कौन से क्षेत्र और उनके भीतर कौन से विशिष्ट स्टॉक या बॉन्ड सर्वश्रेष्ठ होंगे। मान लीजिए कि आप एक महीने में $500 इन्वेस्ट करते हैं। कुल 3 इंडेक्स फंडों में $300 अमेरिकी शेयर बाजार, $100 विदेशी शेयर और $100 यूएस बॉन्ड में लगाते हैं। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप लगभग हर निवेश के मालिक हैं। हर महीने हर घड़ी आप अधिक खरीदते हैं। यदि बाजार गिर गया हो तो आपकी प्रीसेट राशि आगे बढ़ जाती है। इससे पहले महीने से ज़्यादा शेयर मिलते हैं। यदि बाजार बढ़ गया है तो आपका पैसा आपके लिए कम शेयर खरीदता है। अपने पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर डालकर आप बाजार में अपने होने वाले नुकसान को दूर करते हैं। जब ऐसा लगता है कि बाजार दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है तो आपको अधिक खरीदारी करने से बचाता है। प्रमुख वित्तीय शोध फर्म इबार्टसन एसोसिएशन के अनुसार यदि आपने सितंबर 1929 की शुरुआत में 500 स्टॉक इंडेक्स में $12,000 का निवेश किया था तो 10 साल बाद आप केवल $7,223 ही बचा पाए। लेकिन अगर आपने $100 के साथ शुरुआत की होती और हर महीने $100 का निवेश किया होता तो अगस्त 1939 तक आपका पैसा $15,571 हो गया होता। यह ग्रेट डिप्रेशन और हर समय के सबसे खराब बाजार के रूप में भी अनुशासित खरीद की शक्ति है। एक बार जब आप इंडेक्स फंड के साथ एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आप एक रक्षात्मक निवेशक की सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया के साथ हर बाजार प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। अगर कोई पूछता है कि क्या बॉन्ड स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो बस जवाब दें, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। आखिरकार आप स्वचालित रूप से दोनों खरीद रहे हैं। क्या हेल्थ केयर स्टॉक उच्च तकनीक वाले स्टॉक से बीमार दिखेंगे? मुझे पता नहीं, मुझे परवाह नहीं। आप दोनों के स्थायी मालिक हैं। अगला माइक्रोसॉफ्ट क्या है? मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। जैसे ही यह आपके पास पर्याप्त होगा यह आपके इंडेक्स फंड में दिखेगा और आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। जब वे कहते हैं कि विदेशी शेयरों ने अगले साल अमेरिकी शेयरों को हराया, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं, तो आप उस लाभ को पकड़ लेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कम कीमतों पर और अधिक खरीदने को मिलेगा। एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो आपको इस भावना से मुक्त करता है कि आपको वित्तीय बाजारों के बारे में क्या करना है और किसी भ्रम की बजाय यह कहना कि मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है आपको सक्षम बनाता है। भविष्य के बारे में आप कितना कम जान सकते हैं, इस बारे में ज्ञान आपकी अज्ञानता की स्वीकृति के साथ एक रक्षात्मक निवेशक का सबसे शक्तिशाली हथियार है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।